अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। जम्मू कश्मीर की खबरों से क़ब्ल रुख करते हैं उस सरजमीन का जहां एक तरफ जुल्म व बर्बरियत की एक सियाह तारीख दर्ज हुई है, तो वहीं सब्र, क़ुरबानी और शहादतों का एक ऐसा मुजाहरा सामने आया जिसको रहती दुनिया याद रखेगी। आज 7 अक्टूबर है। गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ल आम और नस्ल कुशी के 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर की शब ढलते ही सुबह की अव्वलीन सातों में करीब 4:59 पर गजा पर बमबारी का आगाज़ किया था, जो 7 अक्टूबर 2025 तक यानी अभी तक जारी है। इन 2 बरसों में इजराइल ने खुद अपने मजालिम के साबिक़ तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ़लस्तीन पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ इजराइल ने पहले ही से सख्त नाकाबंदियों से घिरी गजा की पट्टी पर हमास के खात्मे के नाम हमलों का आगाज़ किया। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए इजराइलियों को वापस लेने के नाम इजराइल ने गजा के आम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारियों का आगाज़ किया। इजराइल ने चंद दिनों के दौरान गजा से हमास का सफाया करने के दावे करते हुए गजा की आम आबादियों पर बदतरीन बमबारी का आगाज़ किया। आम फ़लस्तीनियों को कभी जुनूब से शुमाल और कभी मशरिक़ से मगरिब की तरफ धकेला गया। इजराइल ने फ़िज़ा से, ज़मीन से, समंदर से, हर तरफ से गजा की पट्टी पर बमबारियां की। हलाकत खेज़ हथियारों का इस्तेमाल किया। गजा की नाकाबंदी को मज़ीद सख्त तरीन कर दिया। गजा की पट्टी को दुनिया के दीगर हिस्सों से काट कर रख दिया। गजा की 23 लाख आबादी को गोया न सिर्फ महसूर किया बल्कि इनके लिए ग़िज़ा, पानी, अद्वियात की सरबराही तक ख़त्म कर दी। गजा में फ़लस्तीनियों के मकानात, अपार्टमेंट्स, रिहायशी इलाकों पर आग और बारूद की बारिश कर दी। न सिर्फ आम आबादियों को निशाना बनाया बल्कि ज़ख्मियों, मरीजों के इलाज, मुआलजे के तमाम ज़राए भी ख़त्म करने के लिए गजा के अस्पतालों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बमबारियां करते हुए गजा के अस्पताल और सेहत के शोबे को तबाह व ताराज कर दिया। इजराइल ने खुले तौर पर गजा से फ़लस्तीनियों के मुकम्मल इनखला के नाजायज़ अहकामात सादिर करने लगा। इजराइल ने गोया गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए रोज़ बरोज़ अपने हमलों में शिद्दत पैदा की। इजराइल की हर जालिमाना कार्रवाई पर इब्तिदा से लेकर ताहाल अमरीका हस्बे रिवायत मुकम्मल ताईदी बना रहा। इजरायली बमबारियों और हमलों में इन 2 बरसों के दौरान 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें करीब 20,000 मासूम बच्चे शामिल हैं। इसी तरह इन 2 बरसों के दौरान इजराइल ने हर 1 घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद किया। 2 बरसों के दौरान हर 1 घंटे में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद किया। इजरायली बर्बरियत में इन 2 बरसों के दौरान 1,59,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इनमें भी बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की शामिल है। एदाद व शुमार के मुताबिक इन 2 बरसों के दौरान हर 14 फ़लस्तीनी बाशिंदों में एक फ़लस्तीनी जख्मी हुआ है। इजराइल ने इन 2 बरसों के दौरान 125 अस्पतालों और क्लिनिक्स को तबाह किया। 1,722 शोबा सेहत से जुड़े अफराद, जिनमें डॉक्टर्स और दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, इन्हें शहीद कर डाला। फाका कशी के नतीजे पहले ही 459 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे। इनमें 154 बच्चे शामिल हैं। इस नाकाबंदी के दौरान हर 4 फ़लस्तीनी बच्चों में एक फ़लस्तीनी बच्चा मुनासिब ग़िज़ा न मिलने के नतीजे ज़िंदगी और मौत की जंग अब भी लड़ रहा है। इसी दौरान सख्त नाकाबंदी के नतीजे, फाका कशी के नतीजे, फौत होने वालों की तादाद 2,600 हो गई। 19,000 फ़लस्तीनी ग़िज़ा हासिल करने के दौरान इजरायली बर्बरियत के नतीजे ज़ख्मी हुए। गजा का 89% 89% पानी और सेवरेज सिस्टम इजरायली बमबारी में तबाह कर दिया गया। इजराइल ने गजा के बाशिंदों के लिए पानी की फराहमी तक इंतहाई मुश्किल तर बना दी। 92% रिहायशी इमारतों को इजराइल ने बमबारी करते हुए तबाह कर दिया। 88% कमर्शियल सहूलियात तबाह कर दी गई। 62% फ़लस्तीनियों ने इन 2 बरसों के दौरान खुद अपनी ही जायदादों और मिल्कियतों के दस्तावेजात को खो दिया। दस्तावेजात का खो देना शायद फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना हो, इसलिए कि ख़ानदानों के ख़ानदान इजरायली हमलों में शहीद हो गए। किसी घर का एक बच्चा बचा तो किसी घर में कोई एक फर्द भी न बचा। 92% स्कूल्स,
ان 2 برسوں میں اسرائیلی بمباری میں تباہ کر دیے گئے۔ 2 برسوں کے دوران اسرائیل نے غزہ کے 2300 تعلیمی ادارے تباہ کر دیے، ان میں 63 یونیورسٹیز کی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی جیلوں میں 10,800 سے زائد فلسطینی بند ہیں، ان میں 400 بچے اور 87 خواتین شامل ہیں، جنہیں اسرائیلی جیلوں میں انتہائی اذیتوں اور تکالیف کا ہر روز سامنا رہتا ہے۔ ان محروسین میں 3,629 ایسے فلسطینی ہیں جن پر تاحال کوئی چارج تک عائد نہیں کیا جا سکا۔ انسانیت اور آزادی صحافت کا دم بھرنے والی دنیا کے سامنے اسرائیل نے 2 برسوں کے دوران 300 صحافیوں اور صحافتی خدمات انجام دینے والوں کو نشانہ بنا کر شہید کیا، جس میں راست طور پر 270 یعنی صحافی ہیں۔ گویا امریکہ کی سول وار، کورین وار، یوگوسلاویا وار اور یوکرین وار میں بھی اتنے صحافی نہیں مارے گئے جو اسرائیل نے 2 برسوں کے دوران غزہ میں شہید کر ڈالے۔ اسرائیل نے نہ صرف غزہ میں ستم ڈھائے بلکہ اس دوران اس نے لبنان، شام، ایران، عراق اور یمن پر بھی حملے کیے اور یہاں مزاحمت کاروں، رہنماؤں اور عام لوگوں کو نشانہ بنایا۔ تمام عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں اور اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ اسرائیل نے اپنی ساری توانائی غزہ کو تباہ و تاراج کرنے میں لگا دی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے یرغمالیوں کو اپنی طاقت کے ذریعے چھڑا نہ سکا اور نہ ہی حماس کا خاتمہ کر سکا، بلکہ ان 2 برسوں میں اسرائیل انصاف پسند دنیا اور انسانیت پر یقین رکھنے والوں کے روبرو ذلیل و رسوا ہوا۔ اس کے ظلم و ستم کے خلاف امریکہ سے یورپ، ایشیا، افریقہ اور آسٹریلیا تک عوامی احتجاج امڑ پڑے۔ اسرائیل کی تائید کرنے والے یورپی ممالک کو بھی اس بربریت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آخرکار انہوں نے فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے اعلانات شروع کیے۔ ان 2 برسوں میں اگرچہ غزہ والوں نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کیں، لیکن انہوں نے ان قربانیوں کے ذریعے مسئلہ فلسطین اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کو دنیا کے روبرو بے نقاب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا اس بات پر غور کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہے کہ فلسطینیوں کو اسرائیلی ظلم و بربریت سے آزادی ملنا ضروری ہے، بلکہ مسلم دنیا کو بھی غزہ والوں نے اپنی ہمت، حوصلے کے ذریعے ایسا پیغام دیا جس نے بزدل اور بے حس عرب و مسلم قیادتوں کو بھی خوف زدہ کر دیا ہے کہ اب مزید ان کی غلامی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کا۔ جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں فورسز کی جانب سے اچانک بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ مشتبہ علاقے کا مکمل طور پر محاصرہ کرتے ہوئے مشتبہ عسکریت پسندوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں متریگام پلوامہ میں، جہاں ملیٹنٹس کے چھپے ہونے کی خبر ملی ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے فوج، جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف ایک جو ٹکڑی ہے یہاں پہ موجود ہے اور یہاں پہ سرچ آپریشن اس علاقے میں جاری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملیٹنٹس مخالف کارروائیاں اس وقت فوج، جموں کشمیر پولیس اور دیگر فورسز اہلکار جو ہے پورے جموں کشمیر میں چلا رہے ہیں۔ جہاں پیر پنچال رینج کی بات کریں، چناب ویلی کی بات کریں، وہیں پہ جو وادی کشمیر ہے، چاہے نارتھ کشمیر ہو، ساؤتھ کشمیر ہو، اس علاقے میں ملیٹنٹس کی تلاش بڑے پیمانے پہ جاری ہے۔ اور اس وقت اگر بات کی جائے تو پلوامہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا سرچ آپریشن جاری ہے جو آج بعد دوپہر شروع ہوا، جو لگاتار جو ان ملیٹنٹس کی تلاش جو ہے وہ اس بڑے علاقے میں اس وقت بھی جاری ہے۔ شبنم فیاض، 4TV نیوز۔ اور اسی دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ آپریشن سندور اسٹریٹجک اور دور اندیشی کا زبردست مظاہرہ رہا۔ انہوں نے بھارتی فورسز کی خوب ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 2025-26 کے پیکس اور سی ڈی ایف اخراجات سے متعلق ایک اجلاس کی سربراہی انجام دی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کے روز سری نگر سول سیکریٹریٹ میں 2025-26 کے لیے کیپیکس اور سی ڈی ایف کے اخراجات کی ایک جامع جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
इसी दौरान पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर फेंके गए जूते को विकसित भारत की एक झलक करार देते हुए रिमार्क किया और अफसोस का इजहार किया और साथ ही साथ मुल्क में बनी हुई सूरत हाल को इस तरह के वाक़े का जिम्मेदार करार दिया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने पीएम किसान स्कीम की 21वीं किस्त जारी की है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की 21वीं किस्त की पेशगी यानी अदायगी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर बराए ज़राअत किसान फलाह व बहबूद शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया भी अदा किया है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। साथ ही उन्होंने मौजूदा एनसी हुकूमत की पॉलिसी को भी बिलवास्ता तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इनके वालिद GM शाह ने इसी तरह की सूरत हाल में अपनी सरकार को ठोकर मार दी थी। उन्होंने कहा कि एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 तरह के कंट्रोल्स को मुज़क्का खैर करार दिया। वायदा पूरा नहीं होगा। एक फिल्म के 2 डायरेक्टर नहीं हो सकते। मेरे वालिद ने, मरहूम GM शाह साहब ने 1986 में इसी सिचुएशन में अपनी सरकार को लात लगा दी और प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी से ये कहा कि राजीव, कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, चारों तरफ से हम न्यूक्लियर पावर्स के गिर्द हैं, इसके साथ मत खेलो। मैं आपके 2 मेंबर कैबिनेट में नहीं ले सकता हूं क्योंकि मेरी सेक्रेटेरिएट टूट जाएगी, मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। आई कैन नॉट डू दैट। और आज भी वही सूरत यही है। उनने सरकार छोड़ दी, उनको कोई नहीं उतार सकता था नीचे। 2 आदमी लेने थे कैबिनेट में, कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने कहा नो, डुअल कंट्रोल कैन नॉट वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, इट विल बी डिट्रीमेंटल। मैं खुद कब का चीफ मिनिस्टर बन गया होता। नो, ऑन प्रिंसिपल्स कोई सौदा नहीं हो सकता। और आज भी वही हालत है। आपने पूछा मुझे 1 साल का, एक तरफ से गवर्नर साहब हैं, दूसरी तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स 50 लोग, उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। मैं गवर्नर साहब से इतना ही पूछूंगा, बड़े अदब से, एहतराम से, गवर्नर साहब आप कहते हैं कि आपके पास में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है, प्लीज मीन दैट। हमको नहीं लगता है ये सही है। हर किसी चीज में मुदाखलत है। आप संभालिए ना लॉ एंड ऑर्डर जब तक ये यूटी है, बाकी तो छोड़ दीजिए, काम करने दीजिए इनको। और मैं उमर और उनके कैबिनेट कोलीज को या उनके MLAs को इतना ही कहूंगा, बैसत एक नागरिक के, बैसत एक यहाँ के उनके मोस्टली उन सब से मैं थोड़ा सा सीनियर हूं कि भाई अब्दुल्लाही मिजाज पैदा करो अपना। सिर्फ नाम होने से अब्दुल्ला नहीं बनता। शेर कश्मीर का मिजाज होना चाहिए, अब्दुल्लाही मिजाज होना चाहिए जो हम सब में। देखो वो कैसे चलाते थे सरकार, मेरा बाप किस तरह चलाता था, सीखो। 50 लाख लोग के 50 आदमी लेके हम इनको छठी का दूध याद दिला सकते हैं, अगर हमारे पास हिम्मत हो और वो ताकत हो। और जम्मू कश्मीर के तई वो, क्योंकि इसकी वहदत का मामला है, हमारी बका का मामला है। आप सबने इलेक्शन जीता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटहुड, चाहे वो कांग्रेस है, PDP है, सजाद लोन की जमात है, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कोई भी है, AIP है। यू हैव वन द इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आप डरते क्यों हैं बोलने में? रेस्टोर 370 एंड 35A एज पर द एग्रीमेंट, जिसको सील किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, जिसको सील किया है पार्लियामेंट ने। इसमें क्या है? आज आपका स्टेटहुड का मामला है। जब तक हम PhD की तरह जो हमने जबरदस्त एक मुहिम की थी, उसकी
बात दूसरी है कि चंद्रचूड़ ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला गलत दिया. वो फैसला उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने नहीं माना, उनके खुद के जो रिटायर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस हैं उन्होंने नहीं माना. लीगल लुमिनरीज जो दुनिया भर के, उन्होंने कहा कि this judgment is flawed, this judgment is erroneous, it won't stand the test of time, it won't stand the test of law. हमको आज भी, मैं कह रहा हूं आपको, दोबारा यूनिटी करनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से आपने हमको इलेक्शन करवाया, डायरेक्शन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आज 6 साल होने लगे हैं, हमारा स्टेटहुड कहाँ है, आपका फैसला कहाँ है, जो जिस पर आप खामोश हैं. चंद्रचूड़ साहब खामोश रहे कि आप एक स्टेट को यूटी किस तरह बनाते हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेक. तिहाड़ जेल में कैद कश्मीर के रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त से जमानत पर आज दिल्ली कोर्ट में समाअत हुई. ताहम अदालत ने इंजीनियर रशीद को हिदायत दी है कि वो एक हल्फनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि इन पर कोई और मुकदमा ज़ेरे दौरान नहीं है. समाअत की आइंदा तारीख 15 अक्टूबर दी गई है. और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं. सोनमर्ग, पहलगाम के बशमूल वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद मौसम यकसर तब्दील होकर रह गया और कई एक अहम जो शाहराहें सड़कें हैं वो बंद हो गईं. बर्फ़ के जमा हो जाने के नतीजे और कई एक मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की भी इतलात मिली हैं, जिसके नतीजे ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है. अगरचे हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर इक़दाम शुरू किए गए हैं कि सड़कों पर हायल रुकावटों को दूर किया जाए और सड़क निज़ाम को यानी फिर से बहाल किया जाए. शुमाली कश्मीर में वाक़ सयाहती मकाम गुलमर्ग में इस मौसम की बर्फ़बारी हुई, जिसके बाद मौसम में यानी मौसम यकसर तब्दील होकर रह गया और आज़म तरीन दर्जे हरारत में कमी रोनमा हुई है. आपको बता दें श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24.9 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई. जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हुई, वहीं मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश होती रही, जिसके नतीजे मौसम यकसर तब्दील होकर रह गया है. केपी रोड अनंतनाग में ड्रेन सिस्टम के नाकारा हो जाने पर मुकामी ताजरीन ने अपनी सख्त बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाज किया. आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी, ये सड़कें जो है यानी झील में तब्दील होकर रह गई हैं. लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है. ये केपी रोड अनंतनाग की तस्वीरें हैं. गाड़ियन मज खचुन अड़ना बिचारो बूढ़ भरित पलव भरित कॉलेज बिचारा तम सान क्या नवज पे तिम गई बस स्पीड क्या अपरी मुश्किल तुम मतलब यपर वो स्कूल बचस कप एडमिनिस्ट्रेशन क्या वन मगर तिम वो तुम पूर क्या नवज तवजो यपर पे तीन फोट पे नबर बंद 4 घंटे क्या ब्लॉक 4 घंटे स्पीड वन थ्रो आप कहें कम आप क्या हुरन कम क्या म्यूनसिपल काउंसिल सारी दपान है गो वो तम डिपार्टमेंट चीजन लायक ठीक करने अकुव मुदा तो मकसद सो सानी कम्प्लेक्स हालत क्या पन रोजगार करवा आब कड़वा दोहस प्राड़वा होड़ुक आब ये योड़ुक आब ये अमी मुश्किल तनाज वलम कम अज कम तुम अल्लाह ताला कर प्रेम तुम मीडिया सत वापस तुम नजर आसन अगर नहीं मीडिया तह बहुत दपान लुकन. उधर गांदरबल में फिर एक मरतबा फ्रूट ग्रोवर्स, ताजरीन और ट्रांसपोर्टर्स मौसम की शिद्दत को देखते हुए खदशात से दो चार हैं. वजह है कि जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह है, इसके बंद होने के नतीजे फ्रूट ग्रोवर्स को शदीद तरीन नुकसानात का सामना रहता है. मार्केट की हालात बहुत ख़राब है, पर अगर सेब की बात भी करें तो सेब भी कुछ उतना ठीक नहीं निकल रहा है. इसका हम क्या करेंगे, ये मौसम के ऊपर भी है, कुछ बीच में धूप भी लग गया सेब को, क्या है कि ये बारिश नहीं पड़ी टाइम पे, इसकी वजह से सेब भी ख़राब हो गया और नतीजा ये निकला कि मार्केट नीचे चला गया
और अभी क्या है कि किसान जो है लोग सब परेशान हैं। मौसम आने वाला है, उसके लिए पूरी तैयारी होती है किसानों की। पूरे जो गोदाम रहते हैं सेब की, वो जो है किसान रख देंगे। अभी तो हालात यही हैं, और क्या देखना है, हालात तो पूरे ख़राब हैं। कहीं हिंदुस्तान में कहीं जगह मार्केट नहीं है, और सोपर मंडी में भी नहीं है। कहीं आप कश्मीर में जाइए, पूरे गांव में जाइए, वहाँ कोई मार्केट पोजीशन नहीं है। 400 450 रुपये 500 रुपये सेब बिक रहा है, 4 थर 5 थर। जो हाई क्वालिटी है वो 600 700 रुपये बिक रहा है। जो माल हमारे पास आ रहा है उसको हम लोड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं ये जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके और रास्ता क्रॉस कर सके, क्योंकि आगे जाके जो प्रोडक्शन है, बारिश होने वाली है, बर्फबारी की प्रोडक्शन की गई है। इस सिलसिले में इससे पहले भी रास्ता बंद हुआ था, फिर से रास्ता बंद होने का खतरा है। ग्रोवर से भी गुजारिश है कि जितना भी माल आपके पास अभी पड़ा हुआ है, सेब पड़े हुए, उनको पे कराने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर रास्ता बंद हो गया तो ये माल फिर गाड़ियों में जाके आगे। मूसलाधार बारिश के बाद एनसी लीडर सैयद इमरान शाह ने आज अच्छाबल अड्डा और नाजुक मोहल्ले का दौरा किया और अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। का है तो लोग सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे ये दुकानदार साहिब है, ये हमेशा इनको दिक्कत होती है। चाहे गर्मी का मौसम होता है तो उस टाइम भी यहाँ बदबू आती है, या बारिश का मौसम होता है तो इनको जो पानी सारा जमा होकर दुकानों में चला जाता है। तो आज हम फिर आपकी वसादत से जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी साहब है, चाहे म्यूनसिपलिटी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, या मुतलका जितने भी जेई साहब है या AEE साहब है, इसको देखें और जितना हो सके, क्योंकि आने वाला जो सर्दी का मौसम है, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो इनको बहुत दिक्कत होगी, ये ब्लॉकेज हो जाएगा। उस वजह से यहाँ पे इनको जो दुकानदार साहब हैं, इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आपकी सिडको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में GST में कमी के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप DIC के जनरल मैनेजर मलिक वसीम की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें IGC लासीपुरा के यूनिट मालिकान के अलावा सेल्स टैक्स और मेट्रोलॉजी महकमे के अफसरान मौजूद रहे। GM डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुलवामा ने इस मौके पर कहा कि ये GST के नए रिफॉर्म से टैक्स में कमी होने से, यानी जो खाने पीने की अशिया हैं, इसमें इसकी कीमतों में कमी आएगी, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। मकसद यही है कि इसका फ़ायदा जो है, रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स जो है, इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। तो इस वजह से आज हमने यहाँ पे एक दिन का वर्कशॉप कंडक्ट किया था, जिसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, लीगल मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद था। हमने, चूँकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब यहीं पे IGC लासीपुरा में है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अवेयरनेस हमने की, उनको इसमें एक स्टेक होल्डरशिप डेवलप करने के लिए मदऊ यहाँ पे किया था। और जो है मकसद यही है कि इसे उन्होंने बिल्स अपनी उस हिसाब से काटी है, उन्होंने MRP चेंज किया है उसके हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कॉरुगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस है, उसका जो रॉ मटेरियल है क्राफ्ट या डुप्लेक्स जो आता है, उस पे काम नहीं, उसमें उन्होंने बढ़ाया है 12% से 18%। क्या है, उसकी कास्टिंग ज़्यादा हो गई है, एंड प्रोडक्ट उसका ज़्यादा रेट पे तैयार हो रहा है, उस पर कम नहीं हुआ है। उसको जो फिनिश्ड गुड होता है। इस दौरान PDP तर्जुमान मोहित भान ने राज्यसभा इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ अपनी बात कही। पहले तो ये इलेक्शंस बहुत पहले अनाउंस हो जाने चाहिए थे। मेरे ख्याल से राज्यसभा में 2021 से खाली है, और पिछले 10 महीने से ये दोनों सीटें, चाहे बड़गाम है, नगरोटा है, खाली है। एज़ पर लॉ 6 महीने के अंदर ये इलेक्शंस होने चाहिए थे, बट नहीं हुए। बट देर आए दुरुस्त आए। जहाँ तक तैयारी की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो हमेशा इलेक्शन के लिए तो तैयार ही रहती हैं, तो उनका रूटीन का काम रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर्स के साथ, वोटर्स के साथ इन टच रहते हैं। बट लेकिन एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो सरगर्मी है वो बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों में जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है पार्टी की, वो बैठेगी और कैंडिडेट का नाम भी अनाउंस हो जाएगा, और क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहेगी, कैंपेन कैसे रहेगा, उसके ऊपर भी फैसले जो हैं आने वाले कुछ दिनों में लिए जाएंगे।
دیکھیے میں ایک بات تو بہت اہم ہے کہ 10 مہینے پہلے جب یہ الیکشنز ہوئے تو عمر صاحب 2 جگہ سے الیکشن لڑ رہے تھے اور بہت بڑھ چڑھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ بڑگام کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، بڑگام کو ہمیشہ ان ریپرزینٹیڈ رکھا گیا ہے. اور لیکن جس دن انہوں نے یہ الیکشن جیتا وہ گاندربل چلے گئے اور یہاں کے لوگوں کو پھر سے ایک بار سیاسی طور انہوں نے یتیم کر دیا اور ویسے ہی چھوڑ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی اور اپنا دھیان دینا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے کیا ان وعدوں کے اوپر کوئی کام ہوا پچھلے 10 مہینے میں. کتنی بار عمر صاحب نے وہاں جا کر پرسنلی جو ووٹ لیے اس کا جائزہ لیا یا ان کے کاموں کا کوئی جائزہ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس چیز کی اور دھیان دینا چاہیے اور یہ فیصلہ لینا چاہیے کہ ان کے لیے کون سا ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو صحیح ہے. کپواڑہ میں مقامی بی ڈی سی نے پی ڈی ڈی محکمے کے خلاف احتجاج کیا اور مطالبات کی یکسوئی پر زور دیا. یہ ظلم ہے. ایک غریب جو پی ڈی ایل ملازم ہے اس محکمہ بجلی میں، جو بیچارہ اس کا جو گھر ہے وہ بہت کم پرسی کی حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، 4 دن پہلے وہ الیکٹرک پول سے کرنٹ لگنے سے نیچے گر گیا ہے. محکمے کا کوئی ملازم وہاں پر نہیں تھا اور 2-3 تھے اس کے ساتھ، وہ بھاگ گئے وہاں سے. وہاں پر کسی سول نے اس کو اٹھایا ہے. اب حادثہ ہوا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم اس کو انصاف ملنا چاہیے. اس کو وہاں پر کوئی ایگزن صاحب یا کوئی JEAW اس کے گھر نہیں گیا ہے، اس کے گھر کی حالت کیسی ہے کوئی پوچھنا نہیں چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کے گھر میں کیسے حالات ہے. 4 دن سے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، چھوٹی 3-4 بیٹیاں ہیں اس کے گھر میں اور ماں باپ بیمار ہے. وہ سورا ہاسپٹل میں اس وقت پڑا ہے. موت و حیات کی کشمکش میں وہ وہاں پر مبتلا ہے. کوئی پوچھتا نہیں ہے اسے کیا ہوا ہے. جب ان کو بجلی ریسٹور کرنی ہو، جب حالات علاقے میں خراب ہو جاتے ہیں تو یہی عارضی ملازمین جاتے ہیں، یہی محکمے کی اس وقت جو عزت ہے بچاتے ہیں. اور جب فیس جمع کرنے تو یہی لوگ جاتے ہیں، برف ہو کچھ بھی ہو کیسے بھی حالات ہو یہی لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور ہمارے آفیسر صاحبان اندر آفسوں میں ہوتے ہیں. ان کے لب سی چکے ہیں، تبھی لب ہلاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کوئی بڑا ملازم ہے، کوئی پیسے والا ہے، کوئی اثر رسوخ والا ہے تو یہ بات کریں گے، کسی غریب کی بات نہیں کریں گے. یہ غریب ملازم ہے، غریب بیچارہ، اس لیے اس کو کوئی پوچھنے والا وہاں پر نہیں ہے. کم سے کم 4 دنوں سے اس کو وہاں پر اس کے گھر کوئی محکمے کا چاہے AEE ایگزن یا JE صاحب نہیں گئے ہیں. ان کو جانا تھا وہاں پر، دیکھنا تھا کیا حالات ہے اس کے. جب ان کی عزت کہیں پر بچانی ہو، علاقے کا بجلی ریسٹور کرنے تو یہ لوگ جاتے ہیں. لہذا ہم ان سے اور اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام ہوتا ہے. اللہ حافظ.